निधि वत्स की स्वस्ति क्लासेस में आप सभी का स्वस्ति अभिवादन है। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप नाम का चैप्टर क्लास 10th एनसीईआरटी से हम पढ़ रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन ये वाला टॉपिक यहां तक कवर करा दिया था। आज हम द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस 1832 1848 यहां तक देखेंगे और एक वीडियो और बनाऊंगा तो मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, विजुअलाइजिंग द नेशन और नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, ये चैप्टर जो आपका कवर हो जाएगा। देखिए, यदि आप आज का यूरोप देखते हैं तो आप बड़े क्लियर तरीके से बता सकते हैं कि भैया ये फ्रांस है आपका, ये वाला एरिया, ये इटली है, ये जर्मनी है, ये पोलैंड है, ये यूक्रेन है, ये रोमानिया है। लेकिन 18th सेंचुरी में जब हम ये राष्ट्रवाद की भावना का उभार पढ़ रहे हैं तब इस तरीके से जो टेरिटरी थी वो डिफाइन नहीं थी, क्योंकि नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं थी। तो वो जो राष्ट्रवाद की जो भावना आई है, जो फ्रांस की क्रांति से शुरू हुई, अगर मैं कहूं तो वेस्टर्न यूरोप से शुरू हुई, क्योंकि फ्रांस वेस्ट में पड़ता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो फ्रांस से जो ये शुरू होती है और इसके बाद ये बढ़ती हुई चली जाती है पोलैंड की तरफ को, इटली की तरफ को, जर्मनी की तरफ को, यानी कि सेंट्रल यूरोप होती हुई, और ये ग्रीस को भी हम देखेंगे, इसमें ओटोमन एम्पायर का भी थोड़ा जिक्र आएगा। तो ये सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में ये आइडिया ऑफ नेशनलिज्म किस तरीके से आगे बढ़ता है ये हम देखेंगे। जब भी कुछ बदलाव यूरोप में होता है, याद रखना मैंने बताया था फ्रांस ही वो खरबूजा है जिसको देख के ये बाकी सारे के सारे रंग बदलेंगे। जब भी कुछ शुरू होगा, जब भी घटना शुरू होगी तो फ्रांस ही होगी, चाहे वो 1789 की फ्रांस की क्रांति हो, 1830 की हो या 1848 की हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जब ये जो टेरिटरी थी ये आपकी डिफाइन नहीं थी तो काम कैसे करते थे? राजा को तो दिक्कत होती होगी, प्रजा को भी दिक्कत होती थी, बिल्कुल होती थी। जैसे एक एग्जांपल देखिए, एक हैब्सबर्ग एम्पायर है जो ऑस्ट्रिया और हंगरी को रूल किया करता था। अब उसमें देखो कितने लोग जुड़े हुए हैं भाई। टायरोल का एल्पाइन रीजन उसमें आता था, ऑस्ट्रिया तो आता ही आता था, सुडेटलैंड आ जाता था, बोहेमिया आ जाता था आपका, और इसके अलावा आप बोहेमिया में जो बोलने वाले लोग हैं, जो एरिस्टोक्रेसी है, एरिस्टोक्रेसी कहते हैं हाई सोसाइटी किसी भी देश की, वो जर्मनी बोल रही है। लोम्बार्डी और वेनेशिया का जो एरिया है उसमें लोग इटली बोल रहे हैं। जो गैलिसिया वाला एरिया उसमें लोग पोलिश बोल रहे हैं, जो लैंग्वेज पोलैंड में बोली जाती है। हंगरी में भी आधे लोग तो हैं मैगियार नाम की लैंग्वेज बोल रहे हैं, आधे अपनी जो है लोकल लैंग्वेज है उसका ही इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब आप कहोगे अरे क्या बना दिया ये आपने, तो भाई रुको, अभी रुको जरा, ठहरो, अभी थोड़े से हो रहे हैं। नॉर्थ में बोहेमियंस और स्लोवाक्स रहते हैं, और ईस्ट में जो है रोमन लोग रहते हैं ट्रांसलेवेनिया के, और साउथ में जो है स्लोवेंस रहते हैं कार्नियोलिया के। तो आप कहोगे भाई ये क्या बन गया? इसे ही तो कहते हैं कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। भाई आप जरा सा कल्पना कीजिए, एक तमिलनाडु के कुछ लोग हैं, कुछ लोग मणिपुर के हैं, कुछ लोग अरुणाचल प्रदेश के, कुछ हरियाणवी के, और उनके ऊपर एक पंजाबी राजा बिठा दो आप, या कोई से भी स्टेट का और दूसरे का, वो अपने धर्म अपनी भाषा अगर उन पे इम्पोज करेगा तो सोच के देखो जरा कैसा लगता होगा। और यूरोप में ना ये एथनिसिटी जो है ये बहुत ज़्यादा घर की हुई है, छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं उसमें ज़्यादा बटा हुआ है यूरोप, तो बहुत ही हालत इनकी खराब रहती थी। एक बार जरा आप नक्शे पे देखो, ये था हैब्सबर्ग एम्पायर, हंगरी पे रूल कर रहा है, ऑस्ट्रिया पे, बोहेमिया पे, पता ही नहीं है जर्मनी के एरिया में ये घुसा हुआ है, कभी ऑस्ट्रिया के में घुसा हुआ है, कभी हंगरी के में घुसा हुआ है, कुछ इसका स्पष्ट था ही नहीं। आप देख सकते हैं अलग अलग। तब ऐसे में ये किस तरीके से जो है अलग अलग होते हैं और अपने अपने राष्ट्र की इनकी जो ये फीलिंग है, जो नेशनलिज्म की फीलिंग है कि मेरा देश हो, जहां मेरी कॉमन आइडेंटिटीज हो, कॉमन कल्चर हो, वो कैसे आगे बढ़ती है उसको देखते हैं। पहले देखो यूरोप में दो ग्रुप हुआ करते थे, एक हुआ करती थी एरिस्टोक्रेसी और दूसरी हुआ करती थी जो गरीब पॉपुलेशन थी, जो मेजोरिटी में थी। एरिस्टोक्रेसी हाई क्लास, मतलब समझ रहे हो आप, ये लोग जो है ज्यादातर इन्हीं के पास सारी जमीन वगैरह जो है स्टेट्स में, कंट्री टाउन में, यही सब रखते थे। इसके अलावा ये लोग फ्रेंच बोलते थे, मतलब फ्रेंच बोलना जो है रॉयलनेस का एक सिंबल मानी जाती थी, और आपस में यही शादियां करते थे। मतलब क्यों? क्योंकि भाई हम जन्म से ही हम रॉयल लोग हैं, ऐसा इनकी फीलिंग थी। दूसरे बेचारे ज्यादा है नंबर में, गरीब गुरबे कौन है, किसान है छोटे छोटे जिनके पास जमीन के टुकड़े हैं। लेकिन अब एक नई क्लास आई, और वो नई क्लास कौन सी हुआ करती थी, ये देखने वाली बात है। ये नई क्लास होती थी न्यू मिडिल क्लास। लेकिन ये आई कहां से? ये आई इंडस्ट्रियलाइजेशन से, औद्योगिक क्रांति से, जो आपको पता ही है इंग्लैंड में शुरू हुई थी 18th सेंचुरी के आधे से ज्यादा में, 1750 के 60 के आसपास। तो इंग्लैंड से जब ये होती हुई फ्रांस और जर्मनी पहुंची 19th सेंचुरी में, तब यहां पर दो ग्रुप निकल के आते हैं। एक वर्किंग क्लास पॉपुलेशन बढ़ने लगी है, ऑब्वियसली बढ़ेगी, और दूसरी ये आ गई मिडिल क्लास। कौन कौन शामिल है इसमें? भाई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है ना। और ये जो थे
सेंट्रल और ईस्टर्न में जो यूरोप है उसमें कम थे ये नंबर में, ऑब्वियसली होंगे क्योंकि इंग्लैंड से ही होती हुई औद्योगिक क्रांति आपकी सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में आई थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति मतलब जो अब तक काम हाथों से होता था वो अब किससे होने लगा, मशीनों से होने लगा। तो जैसे जैसे ये चीज बढ़ती रही वैसे वैसे ये नंबर भी बढ़ता रहा, मिडिल क्लास भी बढ़ती रही और बढ़ती हुई आबादी की महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ती हैं और वो बढ़ी। और उसी महत्वाकांक्षा ने जन्म दिया किसको, लिबरल नेशनलिज्म को। लिबरल लैटिन वर्ड से निकला है लिबर, फ्री करना, और नेशनलिज्म, इज्म मैंने बताया था जब आप खास किस्म की थ्योरी को, पॉलिटिकल थ्योरी को एम्फेसाइज करते हो, डिस्टिंक्टिव पॉलिटिकल थ्योरी, तो उसको इज्म बोलते हैं। अगर वो नेशन की बात करें तो नेशनलिज्म, और सोशल की बात करें तो सोशलिज्म, कैपिटल की बात करें तो कैपिटलिज्म। तो ये उदारवादी राष्ट्रवाद चाहते हैं। अच्छा, इनके लिए न्यू मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म के मायने क्या हैं, इस उदारवाद के मायने क्या? भैया आजादी, हम क्या चाहते हैं, आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, यही नारा यूरोप में गूंजा रहा। क्योंकि ये क्या चाहते थे, फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल, आजादी अपने लिए, व्यक्तिगत लोगों के लिए, और इक्वेलिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ, सबके लिए कानून के नियम बराबर होने चाहिए। नहीं थे क्या? अरे नहीं थे भाई, होते तो इतने सारे मेहनत करने की जरूरत क्या पड़ती। राजा थे, जिसका जैसे चल रहा था वैसे ही वो नियम अपने थोप दिया करता था, जिसकी लाठी उसी की भैंस। आज मैं रूल कर रहा हूं इस एरिया पे, मेरे नियम चल रहे हैं, कल नेपोलियन आएगा, नेपोलियन के चलेंगे, परसों बर्बन डायनेस्टी आएगी, उसके चल पड़ेंगे, कल कोई चौथा आएगा वो सब हटा देगा, अपने नए नियम लगाएगा। हमें भाई आजादी दे दो इन सब चीजों से, और जो नियम हो सबके लिए एक बने। तो लिबरल जो नेशनलिज्म है, राजनीति की यदि मैं बात करूं इसकी, तो बहुत आसान भाषा में समझिए, ये सरकार के कंसेप्ट की बात करता है। कैसी सरकार? जो बने किससे, कंसेंट से बने, सहमति से बने। ये नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बन रहा, भाई मोनार्की सिस्टम नहीं चेतना हमें। सरकार बने, एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, उसमें सबके अधिकार हो, और राजा रहे तो भी उस संविधान का पालन करे। ये भी नहीं कह रहे थे एकदम राजा को हटा के निकाल दो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन तो हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हो उसी का पालन राजा करेगा। और एंड ऑफ ऑटोक्रेसी होनी चाहिए, निरंकुशता, जैसे राजा ने कह दिया बस उसी की चल रही है। आप लोग राजा के लिए समस्या सामने उसके जा रहे हैं समस्या लेके कि महाराज 2-4 ट्यूबवेल बना दो, तो नहर खुदवा दो, कह रहा अच्छा हमें सिखा रिया, पहले से हाथी के नीचे को चलवा दो। इस बदतमीजी से हमें छुटकारा मिले, ऐसा चाहती थी मिडिल क्लास। लेकिन एक बात यहाँ समझने वाली है, जब वो कहते थे कि इक्वेलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर हों, तो इसका मतलब ये नहीं था कि सफरेज क्या होता है भाई, वोट डालने का अधिकार। जैसे भारत में है यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइज है, अगर आप 18 साल के हैं तो आपका जेंडर, कास्ट, रिलीजन कोई भी हो आप वोट डाल सकते हैं। ऐसा यूरोप में नहीं था, फ्रांस में भी नहीं था शुरू में। सफरेज का मतलब होता था केवल वो लोग जो टैक्स देने की कुवत रखते हैं, और वो लोग जो बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इस वर्ग के, इस तबके के लोग ही वोट डाल पाएंगे। महिलाओं को कोई वोटिंग राइट नहीं है। अरे भैया अभी तो आप कह रहे थे इक्वेलिटी बिफोर लॉ है, फिर सबको क्यों नहीं है? नहीं, उनके लिए यही मतलब है, आदमियों को मिले केवल वोटिंग राइट, और आदमी में भी उन लोगों को मिले जो कमाते हैं बस। हालांकि बीच में जो जैकोबियंस थे जो कि लिबरल ही थे, लिबरल मतलब आजादी चाहने वाले, वो ऑल एडल्ट मेल्स को उन्होंने करा जरूर, लेकिन फिर नेपोलियन आया, उसने तो महिलाओं को फिर वैसा का वैसे ही बना के रख दिया, माइनर बना दिया, कह रहे तुम उन्हीं के हिसाब से काम करना जैसे तुम्हारे पिताजी के, जैसे तुम्हारे हस्बैंड का है। अजी ऐसा बड़ा होता है, एक बार व्यवस्था आ जाए तो दूसरी बार कौन ऐसी व्यवस्था लाना चाहता है? क्यों? आप तालिबानियों को देख लो अफगानिस्तान में, ये क्या चाहते हैं? महिलाओं के राइट्स देते हैं कोई? इराक में, ईरान में अभी तक भी आप देखोगे तो फुटबॉल खेलने की आज़ादी तक तो अब मिली है। तो भाई ऐसे ही नेपोलियन ने भी महिलाओं की स्थिति यूरोप में बिल्कुल जो है माइनर की बना छोड़ी थी। पूरी 19वीं सेंचुरी की बात करूं मैं, और 20वीं सेंचुरी के शुरू में ये बेचारे जो वंचित लोग थे, है ना भाई, कुछ को तो मिल गया वोटिंग राइट, लेकिन जो बाकी बचे हुए हैं, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, जिनमें गरीब तबके का लोग शामिल है, जिसमें गरीब मजदूर शामिल हैं, हमें भी वोटिंग राइट मिले, हमें भी बराबरी की मांग हो, यही यूरोप में जो है संग्राम इसी के लिए चलता रहा। और अगर मैं लिबरल नेशनलिज्म की बात आर्थिक परिप्रेक्ष्य में करूं, तो देखो मैंने आपको बताया था, पहली बात समझ लो, जब सेंट्रल पावर चेंज होगी, मैं इसे नियम को बार बार बताता रहता हूं, सेंट्रल पावर जब भी चेंज होगी तो आपको 2 फैक्टर जरूर देखने चाहिए, एक रिलीजन यानी कि धर्म, और दूसरा मनी यानी कि पैसा। और मनी जो आता है, पैसा जो आता है, वो टैक्स और ट्रेड के फॉर्म में आता है गवर्नमेंट के पास। इनको जब दिक्कत होगी, इन दोनों फैक्टर्स को आप देख लेना, सरकार में जरूर तब्दीली होगी। क्या हो रहा है? फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, मार्केट की छूट मिलनी चाहिए, और स्टेट इंपोज्ड रिस्ट्रिक्शंस, जो भी स्टेट बाधाएं पैदा करता है व्यापार करने में, उनको हटाओ।
उनको हटाओ कैसे? हमारे यहाँ भी आज़ादी के बाद भी लंबे समय तक कब तक, 1991 तक स्टेट के कंट्रोल में रहा सारा का सारा बिजनेस। तो यानी कि आपकी फैक्ट्री में कितने बनियान बनेंगे, आपकी फैक्ट्री में कितने बिस्किट के पैकेट बनेंगे, सब सरकार तय करती थी। ऐसे बिजनेस नहीं होता। सरकार का काम है बिजनेस लायक माहौल बना के देना, ना कि खुद बिजनेस करने लगना। तो इन सब रिस्ट्रिक्शंस को जो है हटाना, ये लिबरल नेशनलिज्म में ही आता था। अब आप इसमें देखो, जैसे कि व्यापार में कितनी दिक्कत आती होगी, एक एग्जांपल इसका भी समझो। एक नेपोलियन ने कॉन्फेडरेशन बनाया 39 स्टेट्स का, सबकी अपनी करेंसी है, सबका अपना नापने का मीटर है। मतलब जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि भैया 1 किलोमीटर में भी कितने होते हैं, तो हम कहते हैं 1000 मीटर होते हैं। हमारे यहाँ आप दूध लेने जाओगे तो सब लीटर में ही लेंगे, ऐसा होता है ना। हमारे यहाँ अगर आप फल लेने जाओगे तो अमरूद है तो किलो में ही मिलेगा। लेकिन यहाँ तो अपना, या अगर आपको ऑटो से जाना है, अगर आपको बस से जाना है, तो जो नोट मेरे पास है वही ऑटो वाला उसी करेंसी में मुझे देगा। आरबीआई का गवर्नर लिखता है ना हमारे यहाँ, मैं धारक को फलां रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। इनका तो हर का गवर्नर ही अलग है, इनकी करेंसी अलग है, इनके तो बाट भी अलग है। नापेंगे कैसे नापेंगे जरा देख लो। हैम्बर्ग एक शहर पड़ता है जर्मनी में, वहां से अगर आप न्यूरेमबर्ग जाते थे तो 11 किस्म के कस्टम बैरियर्स यानी कि टैक्स लगते थे, और हर आदमी आपसे 5% टैक्स लेगा। भाई ये तो हद है। कपड़ा नापने की एक यूनिट है एलए, तो उस एलए की भी माप नहीं है कुछ। अलग अलग शहरों में फ्रैंकफर्ट, मेंज, न्यूरेमबर्ग, फ्रेबर्ग, देखो जरा, एक एलए अगर 54.7 सेंटीमीटर की है तो मेंज में जाके 55.1 की हो जाती है, वही 65.6 की हो जाती है न्यूरेमबर्ग में, और फ्रेबर्ग में वो 53.5 सेंटीमीटर की हो जाती है। अरे व्यापारी कैसे लेके जाएगा? क्या इरादा करके, कैसे करके वो ये सोचेगा भाई इतना माल लेके चलूं, इतने का बनेगा? इसको ऐसे समझो, मान लो ये है, जैसे यहां से कोई जा रहा है, मान लो दिल्ली से शुरू करता है और उसे केरला तक जाना है, जो केरला तक जाना है मान लो यहां तक। अभी वो यहां से बेचारा जा रहा तो उसे 11 किस्म के टैक्स लग रहे हैं, सोच के देखो, और हर आदमी 5% ले रहा है। मतलब उसकी अगर 100 रुपए की कॉस्ट है तो उसका 100 का जो है आप अगर 5% लगा लोगे तो वो ऐसे ऐसे देता उसकी कॉस्ट यहाँ कहाँ पहुंच जाएगी, आप हिसाब लगा सकते हो। ऊपर से सबकी मेजरमेंट से लगे। भाई मान लो वो एक एलए लेके चला 54.7 सेंटीमीटर की, उसने कहा भैया टैक्स लगेगा 65.6 पे, उसको तो समझ में नहीं आएगा ना व्यापारी को। और मैंने बताया है जब जब व्यापार नुकसान में आएगा, खतरे में आएगा, जब जब व्यापारी पे तलवार लटकेगी, समझ लो सेंट्रल पावर में या तो चेंज हो चुका है या होगा, 110% याद रखना। तो इसका समाधान किया गया। भाई उन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती थी जो व्यापारी वगैरह थे, आती थी। उन्होंने एक सोल्यूशन भी निकाला, उन्होंने कस्टम यूनियन बनाई 1834 में। इसका नाम था जोलेवेरिन। जो प्रशिया ये कह लो जर्मनी का सबसे बड़ा एरिया उन दिनों प्रशिया के नाम से जाना जाता था। अगर मैं ये कह दूं जर्मनी को प्रशिया के नाम से जाना जाता था तो ये भी कोई गलत बात नहीं है। तो ये बना दी, एक संगठन बना दिया भाई, जोलेवेरिन देखेगा, ठीक। प्रशिया की इनिशिएटिव पे बना और इसमें दूसरे जर्मन स्टेट्स जो थे वो भी शामिल थे। जैसे मान लो यूपी, गुजरात, बिहार, बंगाल सब मिलकर तय कर लें भाई ये संस्था डिसाइड करेगी, ठीक, कितना टैक्स लगना। इसने क्या किया, टैरिफ बैरियर्स को हटाया। ये जो आप 11 दे रहे हो 5% के, इसको खत्म करो भाई, ये नहीं चलेगा। और करेंसीज जो 30 से ज्यादा थी उनको 2 कर दिया। आप सोच के देखो 30 करेंसीज कैसे होती होगी। यहां से आदमी लेके चल रहा गांधी जी वाला, उधर से जिन्ना निकल रहा, फिर उधर जो है शेख हसीना छपी हुई है किसी के फोटो पे, किसी के पे जो है वो शी जिनपिंग छपा हुआ है। कैसे काम चलता होगा भाई? इनको घटा के 2 करो। रेलवे का नेटवर्क इंप्रूव किया, रेलवे का नेटवर्क इंप्रूव होगा, ट्रांसपोर्ट आपका इंप्रूव होगा, तेजी से मालों की ढुलाई होगी, व्यापार बढ़ेगा। ये सारा काम यहाँ पे शुरू हुआ। एक बात बताओ, जब ये सारा काम हो रहा था, जब यूरोप में इतना बदलाव आ रहा था, तो वो लोग क्या कर रहे थे जो अब से पहले सत्ता में थे? वो जिन्हें कंजर्वेटिव कहा जाता है, वो जो राजा महाराजा थे, जो हजारों साल से, जो सैकड़ों सालों से गरीब जनता को बैठ के चूसते आ रहे थे, उन्होंने ये सब होते हुए देखा अपनी आंखों के सामने और होने दिया? ना 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 ना। 1815 के बाद ये कहानी बदल जाती है। भैया एक बात बताओ, मेरे बाप दादाओं की कमाई में खाता आ रहा हूं, है ना, और अब कोई नेपोलियन बोनापार्ट आएगा और वो कहेगा कि हम तो आज़ादी लेंगे और वो अपने कोड लगाएगा, या सारे के सारे 4 जनता के लोग इकट्ठे होकर सड़कों पे आएंगे और मैं अपनी पावर जाने दूंगा? कभी ना जाने दूंगा। मतलब ये तो वही बात हुई जैसे मोहब्बत फिल्म में अमिताभ बच्चन कह रहा है कि एक राज आर्यन आएगा, वो कंधों पे स्वेटर डालेगा, हाथ में वायलिन लेगा, बजाएगा और भैया मेरे गुरुकुल की परंपरा हिला देगा। ऐसा नहीं होगा। अमिताभ बच्चन ने अपना रौद्र रूप दिखाया। वो अमिताभ बच्चन कौन है? वो राजा महाराजा जिन्हें कंजर्वेटिव कहा जाता है। बड़ी कंजर्वेटिव सोचे यार तेरी, ऐसे बोलते हैं ना, रूढ़िवादी। जो चला रहा है उसे ही रहने दो भाई, बदलो मत, और अगर बदलो तो धीरे धीरे बदलो।
ये क्या हुआ कि तुम हटा दो राजा को भी आज और आज़ादी दे दो और सबको वोट के अधिकार दे दो, ऐसा नहीं होता। तो उन्होंने क्या किया, वो किस चीज़ में बिलीव करते थे, इनका मानना था कि मोनार्की बिल्कुल ठीक है, होना ही चाहिए ऐसा ऐसा, ये मान के चलते थे मोनार्की। चर्च में बिलीव करते थे, सोशल हायरार्कीज होनी चाहिए, कोई गरीब है तो गरीब हो और अमीर है तो अमीर हो, इसमें बिलीव करते थे। प्रॉपर्टी एंड फैमिली, ये सबको प्रिजर्व किया जाना चाहिए, ये मानना था राजे महाराजाओं का। और ये एक बात इनकी समझ में आई कि हाँ, जो कुछ चेंज किए हैं और अब क्रांति होने लगी है, अब जनता तुम्हारी सुन नहीं रही है, तो 1815 में 1815 में एक कांग्रेस बिठाई जाती है। कांग्रेस मतलब एक कमेटी बिठाई जाती है, और वो जो थी वियना में होती है, वियना ऑस्ट्रिया में पड़ता है, और उसमें ये माना जाता है कि हाँ, कुछ चीज हैं जो नेपोलियन बोनापार्ट की हम भी आजमा सकते हैं। क्या है, तो मॉडर्न आर्मी है, तो एक एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी है। भाई ब्यूरोक्रेसी देश में काम करती है। अब तुम अपने देश में देख लो, सन्नी देओल ने तो सारी उम्र जो है वो फिल्मों में काम किया, फिर अचानक से वो सांसद बन गया, कल को कंगना रनावत भी बन सकती है। तो भाई उन्हें क्या जीरो एक्सपीरियंस है बिल्कुल देश सरकार चलाने का। तब हेल्प कौन करता है उनकी, ब्यूरोक्रेट करते हैं उनकी हेल्प। और डायनामिक इकोनॉमी और फ्यूडलिज्म और सर्फडम, इसको जो खत्म किया गया, तो कंजर्वेटिव ने कहा ये जो नेपोलियन ने ये जो सुधार किए थे, इनका इस्तेमाल राजा को और मजबूत करने में क्यों ना किया जाए भाई, ऐसा उन्होंने कहा। इसीलिए सबसे पहले जो दुखदाई है, जो कांटा मेरे पैर में चुभ रहा है कि अच्छा, वो वीर जारा फिल्म में कहता है ना मनोज वाजपेयी शाहरुख खान से कि मतलब तुम आओगे हमारे देश में और जारा के हाथों में हाथ डाल के गाने भी गाओगे और फिर हम तुम्हें जाने देंगे। सबसे पहले इस उत्पाती बालक का विनाश करो जिसने पूरे यूरोप में खलबली मचाई हुई है। वो कौन था, वो था नेपोलियन। तो उसको ये प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन वाले मिलकर 1815 में वाटरलू के युद्ध में हरा देते हैं। और एक कांग्रेस जो बिठाई जाती है वियना में, उसको हेड करता है ड्यूक मेटरनिक। ड्यूक मेटरनिक ने कहा था कि भैया जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जो है बुखार हो जाता है, यही वाला वही है। अच्छा, इसका काम ही ये था, ये ना नाम देने में और ऐसे ऐसे स्टेटमेंट बोलने में बड़ा माहिर था। जैसे योगी जी के मीम्स बनते हैं ना कि वो किसी का भी नाम बदल देते हैं, मेटरनिक का काम यही हुआ करता था। खैर, ये सारे मिलते हैं और क्या करते हैं इस कांग्रेस में, इस वियना में, बिल्कुल जो पहले चल रहा था 1815 से पहले, जो 1789 से पहले जब फ्रांस में क्रांति हुई है, उससे पहले जो सिस्टम था उसी को लाओ। तो क्या क्या करते हैं, बर्बन डायनेस्टी को वापस लाया जाता है, जिन्हें जूते मार के जलालत करके जिन्हें फ्रांस से निकाला गया था, उन्हीं की वापस ताजपोशी होती है। ये जनता है जनाब, पता नहीं किसे बना दे, देख रहे हो, जिनको जूते मार के इन्हें जान बचा के भागना मुश्किल हो गया था, वो फिर आ गए हैं क्योंकि कंजर्वेटिव्स का दौर है। और सबसे पहले इस देश का विस्तार रोको भाई फ्रांस का, वरना तो बड़ी दिक्कत करेगा। तो ऐसे ऐसे बांटा गया, यूरोप में ऐसी बंदर बांट फैलाई गई ताकि फ्रांस के चारों तरफ एक शिकंजा कसा जा सके। ऑस्ट्रिया को जो है नॉर्थ इटली का कंट्रोल दे दिया गया और रशिया को जो है पोलैंड का हिस्सा दे दिया गया, पोलैंड बांट दिया गया बेचारा। प्रशिया को जो है सेक्सनी का पोर्शन दे दिया गया। ये सारे के सारे वियना ऑफ कांग्रेस में वही सारा इंप्लीमेंटेशन किया गया और वापस से कंजर्वेटिव को लाया गया। कंजर्वेटिव ने वापस ही क्या करते थे, ये बड़े असहज होते थे अगर इनकी कोई आलोचना कर दे, इनके खिलाफ कोई बोल दे, ये बिल्कुल नहीं सुनते थे। तो इन्होंने क्या किया, सेंसरशिप लगा दी। सेंसरशिप मतलब मेरे खिलाफ, राजा के खिलाफ कुछ भी बोलोगे, आलोचना करोगे, नाटक के माध्यम से, गीत कविता कहानी के माध्यम से बंद करो, जाए इसे पकड़ के जेल में डालो। और ये बहुत बड़ा इशू बन गया फ्रीडम ऑफ प्रेस का लिबरल वालों के लिए, जो आज़ादी मांगने वाले थे कि भाई ये तो बोलने ही नहीं देते हैं। यही काम नेपोलियन बोनापार्ट ने भी किया था सेंसरशिप का, और उसको भी हटना पड़ा था। अब यही वापस फ्रीडम ऑफ प्रेस का इशू बहुत बड़ा बन जाता है। लेकिन एक बात बताओ, वो जो लहर चली थी 1789 में, जिसमें फ्रांस में ये कह रहे थे कि या तो जिएंगे या तो आज़ादी लेंगे वरना तो मर जाएंगे, वो जो क्रांतिकारी थे वो रिवोल्यूशनरीज कहाँ चले गए हैं? ये तो ये कंजर्वेटिव दिखाई देने लगे दोबारा से। भाई ये अंडरग्राउंड हो गए, हाँ सीरियसली छिप गए। देखो क्रांति अच्छी तो सबको लगती है, लेकिन जब चलती है ना गोली, तब किसी किसी की निकलती है बोली। और इन दिनों भाई जोड़, भैया इनके पास सेना थी, इनके बाप दादा राज करते आ रहे हैं, रजवाड़े बने हुए हैं इनके सालों साल के, और सेनाएं वेनाएं नहीं होंगी, लिंक्स नहीं होंगे इनके बढ़िया, मतलब और तुम आके 2 साल में इन्हें हिला दोगे नहीं। तो ये इस समय सबसे बढ़िया इलाज एक ही जगह है, छिप जाओ। लोग जितने भी रिवोल्यूशनरीज थे अंडरग्राउंड हो गए, अंडरग्राउंड हो जरूर गए। और ऐसा ही एक रिवोल्यूशनरी था जोसेफ मैज़नी। देखो, जो वक्त आने पे छिप जाए और फिर से दोबारा से ताकत से उठ खड़ा हो, वही तो क्रांतिकारी होता है। ऐसा ही लौंडा था अपना मैज़नी, जेनेवा में पैदा हुआ 1807 में, और 1831 में ही लिगुरिया में इसने विद्रोह कर दिया कि नहीं चलेगी राजशाही।
कि यार देश से बाहर कर दो, बिल्कुल इसको तो देश निकाला भी कर दिया तो भी ये रुका नहीं, और इसने जो है 2 अपनी संस्था बनाई, यंग इटली की मर्सलीज में बनाई जो फ्रांस में था, और यंग यूरोप जो स्विट्जरलैंड बर्न में बनाई। इन सब में कौन लोग शामिल होते थे? वो जिनमें अभी तक नेशनलिज्म ठीक से नहीं आया था। कौन कौन? तो पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन। अभी तो आप कह रहे थे फ्रांस में 1789 में ही होगी थी क्रांति हुई है पूरी तरीके से आते आते फ्रांस में भी 1848 में हुआ है, रिपब्लिक यहां बनेगा जाके, अभी हुआ नहीं है। तो ये सारे लोग इनको सपोर्ट करते थे छिप छिप के, और इसीलिए मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अवर सोशल ऑर्डर, हमारी सामाजिक व्यवस्था को ध्वस्त करने वाला सबसे खतरनाक व्यक्ति यदि कोई है तो कौन है? मैजिनी। इटली का जो बताया, किसने बताया? मेटरनिख ने बताया था। देखो मैजिनी का ये मानना था कि जो राष्ट्र है ना, नेशन है, वो बिल्कुल भगवान का बनाया हुआ उपहार है, उसमें कोई राजा वाजा बीच में क्यों आए भाई, हमारी सरकार होनी चाहिए, हम चुनेंगे। तो अभी के लिए रिवोल्यूशनरीज अंडरग्राउंड होते हैं, और ये किस तरीके से काम करते हैं आगे दोबारा देखते हैं। कहानी कहां से शुरू होती है। अभी तक तो मैंने पीछे कंजर्वेटिव बहुत जोर जबरदस्ती से जिस तरीके से काम चला रहे थे उनका दबदबा दिखाया। अब ये चूहे बिल्ली का खेल है, कभी कंजर्वेटिव और कभी जो है लिबरल, कभी वो ऊपर हैं और ये आगे ये पीछे, इसी तरह का खेल चलता रहा। वो कौन सी फिल्म है कि कभी जो है वो सलमान खान वाली है ना, डेविल के आगे और कभी डेविल के पीछे मैं और कभी डेविल के पीछे, यही वाला खेल चल रहा। 1830 में कहानी फिर शुरू होती है, और फिर कहां से शुरू होती है? वहीं से शुरू होती है जहां से हर बार होती है, वो खरबूजा, फ्रांस। देखो इटली और जर्मन जो स्टेट्स थे, और ओटोमन एम्पायर, आयरलैंड और पोलैंड, इनके बारे में एक बार जरा सा मैप देख लेंगे अगर, तो थोड़ी सी हमें आसानी फिर से हो जाएगी। एक ग्रीस, इसकी बात करेंगे जो ओटोमन एम्पायर में है, ये वाला एरिया जो है अगर हम देखने की कोशिश करेंगे, ये वाला एरिया एक तो यहाँ इसको देखेंगे, और एक पोलैंड में यहाँ, और एक जर्मनी में। यहाँ किस तरीके से कहानी बनी इसको ही देखने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो देखो जो मिडिल क्लास एलिट है, देखो एक बात याद रखना, जो क्रांति हुई है ना, क्रांति में 2 लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक होते हैं पढ़े लिखे यानी कि कलम, और दूसरा होता है मजदूर की पावर। कलम और मजदूर की पावर को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये जो मिडिल क्लास एलिट हैं जर्मनी में, इटालियन में, ये सब खड़े हो रहे हैं। आयरलैंड, पोलैंड में कौन कौन आते हैं? इनमें प्रोफेसर, स्कूल के टीचर, क्लर्क्स, और जो कमर्शियल मिडिल क्लास के मेंबर हैं, ये सब खड़े हो जाते हैं और एक तरीके से बगावत करने लगते हैं। लेकिन इन्हें बल कहाँ से मिलता है? बल वहीं से मिलता है, उस खरबूजे से, फ्रांस है, जो जुलाई 1830 में एक बार फिर क्रांति की आग में कूद पड़ा, और बर्बन डायनेस्टी वालों को फिर हटा दिया गया। अब बर्बन वाले कह रहे हैं हमें मंदिर का घंटा समझ लिया हो क्या, मतलब हम पहले रूल करते थे, फिर तुम्हारे ये लिबरल आए, इन्होंने कहा कि भैया तुम हट जाओ यहाँ से, क्रांति हुई, हम चले गए। फिर तुम्हारे वियना वाली कांग्रेस हुई 1850 में, तुम हमें दोबारा लेके आए, और अब ये फिर तुम क्रांति कर रहे हो। अरे एक बार डिसाइड कर लो भैया। फिर इनको बर्बन वालों को हटा दिया गया। हमें क्या चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाई गई, संविधान बनाया गया, राजा बनाया गया, लुई फिलिप को उसका हेड बनाया गया। आगे ये भी भगाया जाएगा, ये भी समझ लेना, लेकिन अभी के लिए काम चलाओ ये बनाया गया। और यहां से देख के क्रांति कहां चली गई? ब्रुसेल्स में फैलती है, जो बेल्जियम में पड़ता है, यहां तक फैली, और बेल्जियम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो जाता है क्रांति करके। ना मैं यूनाइटेड में रहना चाहता हूं, ना किंगडम में मैं अपना बनाऊंगा। एक फ्रांसीसी क्रांति का असर देखो कितनी दूर तक होता है। मेटरनिख गलत थोड़ी था जब वो कह रहा था कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द होल यूरोप गेट्स कोल्ड, सारे को बुखार हो जाता है। अब देखो एक और जहां पे बहुत बढ़िया, ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके लिए मैं आपको फिर से एक बार मैप जरूर दिखाना चाहूंगा। देखो ये है ग्रीस, यहाँ इसको थोड़ा सा मैप के लिए कलर कर लेते हैं। ये वाला ग्रीस, ये टर्की है। टर्की ऐसे माना जाता है गेटवे ऑफ यूरोप, कि यहाँ से यूरोप शुरू हो जाता है। यहाँ एक एम्पायर रूल कर रहा है, कौन सा? तो ओटोमन एम्पायर यहाँ रूल कर रहा है। मुस्लिम है, ये क्रिश्चियनिटी है, इन पे 15वीं शताब्दी से इन्होंने कब्जा कर रखा है। और ग्रीस है भाई पूरे यूरोप के लिए कला का प्रतिमान। अगर आपको आर्ट अपनी बेस्ट फॉर्म में देखनी है, जाइए कभी ग्रीस, ग्रीस की मूर्ति कला देखिए आप, तो भारतीय कहीं नहीं टिक पाते इनके सामने। जब मैं मूर्ति कला की बात करता हूं, इनकी मूर्ति का सौंदर्य देखिए, ये बुद्ध को चादर भी उड़ाएंगे तो उसमें सलवटें पड़ जाएंगी। ऐसा ग्रीस, ऐसा क्रिश्चियनिटी का, ऐसा यूरोप का जो बिल्कुल एपिटोम है, जो प्रतिमान है, वो कब्जे में है किसके? इस्लाम मानने वालों के, ओटोमन एम्पायर के। तो मैंने कहा था सेंट्रल पावर चेंज हो तो हमेशा 2 फैक्टर तलाशना, उनमें से एक फैक्टर तो यही है, रिलीजन। तो भैया ये तो बिल्कुल बन गया और यहां से फ्रांस से लेके अगर आप देखोगे तो लहर चल रही है पूरे उसमें नेशनलिज्म की, हम भी अलग होंगे, ऐसा ग्रीस में माना गया।
ग्रीस वालों ने कहा भाई अब हम भी अलग होंगे, हमें भी जो है क्या चाहिए, आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। तो यहां पर जो है एक युद्ध चलता है और जिसमें लॉर्ड बायरन ने 1824 में भाग भी लिया और यहां बुखारो के इनकी डेथ भी हो जाती है। फिर अंत में यही निकलता है कि जो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल होती है 1832 में और ग्रीस को आज़ादी मिल जाती है, ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर दिया जाता है। बात यही नहीं रुकती, कुछ लोगों के समझ में आया कि यार एक काम करो, केवल लड़ने से, सीमाओं का विस्तार करने से, राजाओं को हटाने से बात नहीं बनेगी, इसमें थोड़ी सी फीलिंग जोड़ो। फीलिंग कैसे? देखो जब बाबर आया, पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी 1526 में, तो पहली लड़ाई तो वो जीत गया जैसे भी जीता। जब उसके बाद खानवा की लड़ाई वो लड़ता है तो सेना कहती है भाई तुझे जो भी बनना हो कलंदर शहंशाह तू बन, हम चले, हमारे बस की नहीं है तेरी लड़ाई में सिर्फ उड़ाना। तो बाबर क्या कहता है? बाबर जिहाद का नारा देता है, धर्म के नाम पर उस फीलिंग को छेड़ता है। जब आप किसी की कल्चर से जोड़ कर तेरी, आज भी नारा लगा देते हैं हमारा धर्म खतरे में है, हमारा देश खतरे में है, और देखो फिर जब इस तरह की बातें होती है तो साइंस पीछे हट जाता है और क्या काम करने लगता है, इमोशंस काम करने लगते हैं। ऐसा ही एक रोमांटिक इमेजिनेशन एंड फीलिंग, इसी फीलिंग को उभार दिया गया एक कल्चरल मूवमेंट है ये। अगर आप रोमांटिक सुन के वैलेंटाइन की खोज में गए थे तो वापस आओ, ये कल्चरल मूवमेंट है संस्कृति का, जिसमें कला, पोइट्री, स्टोरीज, म्यूजिक, इन सब का सहारा लिया गया, लोगों की फीलिंग पे खेला गया। और देखो जब जहां आस्था होती है, जहां फीलिंग होती है, वहां ना फिर तर्क की बात नहीं करते। जैसे इस्लाम में है, लोग वो कहते हैं, उनको भड़काया जाता है, कहते हैं कि अगर आप जो है उसमें मिलोगे, अगर आतंकवादी हमले में शामिल हो जाओगे तो 72 हूरें मिलेंगी। हिंदू धर्म में भी कहते हैं स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा। अरे देखा है क्या किसी ने? लेकिन वहाँ साइंस नहीं चलता। उसी तरह यहाँ तर्क नहीं चलेगा, यहाँ फीलिंग चलेगी, जो जनरेट की जाएगी किससे? आर्ट से, पोइट्री से, स्टोरीज से, म्यूजिक का सहारा लिया जाएगा। और इसी तरह एक जर्मनी का फिलोसफर था ये जॉन गोटफ्राइड, इसने भी जैसे फ्रांस वालों ने ले सितोयन की जो है वो फीलिंग लाई थी कॉमन नागरिक में, यहाँ जर्मनी में 10 फोक बनाया गया कॉमन पीपल के लिए, और फोसिजिस्ट ये स्पिरिट ऑफ नेशन, राष्ट्रीयता की जो भावना है, इसको उभारा गया। फिर अगर आप देखें तो इन्होंने किस पे फोकस किया? वर्नाकुलर लैंग्वेज। भाई लोकल लैंग्वेज पे फोकस करो। लोकल लैंग्वेज का कितना फर्क पड़ता है ये समझ लो। देखो जैसे बीबर आ गया, जस्टिन बीबर को सुनोगे आप, फिर इसने रैप गा दिया, फिर उसने रैप गा दिया, खूब बॉलीवुड के गाने बजते हैं सारी साल, और फिर एक हरियाणवी गाना आता है, अरे हट जाता हूँ अच्छे ने कि गज भर पानी को चाली, सबको सूंघता हुआ चला जाता है। तो भाई लोकल लैंग्वेज जो होती है, जो वर्नाकुलर हमारी देसी भाषा है, वो तो देखो अपना ही असर करती है, उसका तो कोई मोल ही नहीं है। इसी को उभारा गया। और जो लोकल नृत्य हैं वहां के, उनको कलेक्शन किया गया उनका। पोलैंड, अब पोलैंड मैंने बताया था कि बांट दिया था मिलके, किस किसने? तो रशिया ने मिलके और ऑस्ट्रिया ने मिलके और ब्रिटेन ने मिलके इसको बांटा हुआ था। बांट तो दिया, लेकिन इनके अंदर से वो फीलिंग अभी नहीं गई थी। कौन सी फीलिंग? नेशनलिज्म की। इनके अंदर भी हिलोरे मार रही थी। तब एक कैरोल करपेंस्की जो आर्टिस्ट हुआ करते थे, इन्होंने पोलनाइज और मजूर का, ये जो वहां के लोकल डांस है, इनका सहारा लिया। और एक बात और देखो, 1831 में एक सशस्त्र सेना के खिलाफ जो है विद्रोह हुआ। विद्रोह किया किसने? पोलैंड वालों ने। वो लोग जो पोलिश बोलते थे, उनकी भाषा हटा दी गई थी और सब में रशियन को इंपोज कर दिया गया था। यानी कि यहां जो विरोध का प्रतीक बन जाती है, वो क्या बन जाती है? पोलिश लैंग्वेज बन जाती है। अब रशिया वाले क्या ऐसा होने देंगे कि भैया तुम विरोध करोगे? नहीं, इस विरोध को दबा दिया गया बुरी तरीके से। और जितने भी इनके बिशप थे, धार्मिक पादरी वगैरह थे, सबको पकड़ के साइबेरिया भेज दिया। कितना अच्छा मौसम रहता है ना, साल भर? अरे रहता नहीं है, सबसे ठंडा एरिया है दुनिया में। अब वो वहां से वापस आए या नहीं आए, पोलैंड में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये जानकारी आपकी किताब नहीं देती है। ये सबसे बड़ी समस्या है। बस पोलैंड की कहानी वो यहीं पर रोक देती है। हम भी रोक देते हैं और आगे बढ़ते हैं। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। भैया 1830 का जो साल था वो बहुत ही दुर्गति वाला साल था। किसके लिए? यूरोप के लिए। सबसे ज्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप आई हुई थी। जॉब्स बिल्कुल थी नहीं, जनसंख्या बढ़ी जा रही है। जनसंख्या बढ़ेगी तो जॉब वैसे भी घटती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा हुआ है, जनता सड़कों पे आ जा रही है। और जो छोटे छोटे ओनर्स हैं, जो मजदूर वगैरह हैं, उनको बड़ा कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। किससे? तो इंग्लैंड से। इंग्लैंड से क्यों करना पड़ रहा है? वहां मशीन है, चीप माल भेज रहा है। जैसे भारत में हुआ था, कामगार सारे ठप कर दिए थे हमारे, ऐसा ही यूरोप में अपने लिए भी नुकसान होता है भाई। इंग्लैंड ने बाकी जो देश थे सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के, उनका सबका जो है, जो छोटे छोटे मजदूर थे, इनका जो है खाना
इनका जो है रहन सहन बिल्कुल बुरी तरीके से प्रभावित किया। और जब ऐसे में आपको जॉब्स मिलेंगी नहीं, आपके यहाँ फसलों की कमी है, आपके यहाँ पे फूड प्राइस बढ़ेंगे ही, ऑब्वियसली फूड प्राइस बढ़ गए, खाने के दाम, ऐसे में ऊपर से आपसे टैक्स और लगाया जाए, फ्यूडल ड्यूज लिए जा रहे हैं। वो कह रहा है भाई जान ले ले हमारी, हैं, अरे यहाँ खाने के लाले पड़े हैं, जहर खाने के पैसे नहीं है, तो टैक्स और मांग ले। तो सोचो कैसा, इतनी बुरी हालत होगी तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, जनता सड़कों पे मिलेगी। मिली 1848 पेरिस फरवरी, फिर आ गई जनता सड़कों पे, और क्या किया, बैरिकेड्स हटा दिया, और लुई फिलिप को भी कहा भाई तुम भी करो, उसे भी भागना पड़ा। देख रहे हो, पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझो। ये जो विदेशी आज आपको इतनी तरक्की करते नजर आते हैं, उसका बहुत बड़ा कारण ये भी है कि उनके लिए कौन सी व्यवस्था सूट करेगी, ये उन्होंने वर्षों के संघर्ष के बाद तय किया है। हम पहले तो गुलाम रहे और फिर हमने अपना संविधान बना लिया, संविधान में फला देश से ये ले लिया, फला देश से ये ले लिया। हमने एक्सपेरिमेंट नहीं किया सरकारों के नाम पे, भाई ठीक है डेमोक्रेसी ले ली हमने, ब्रिटेन की देखा देखी, प्रयोग नहीं हुए हैं हमारे यहाँ उतने सारे जितने कि विदेशों में हुए हैं। तो देखो फिर ये हटा दिया गया। अब की बार फिर नेशनल असेंबली बिठाई जाती है और कुछ सुधार किए जाते हैं। सबसे पहले भाई सफरेज वोटिंग राइट दो सबको, किसको, जो 21 साल से ऊपर के मेल हैं, अभी भी फीमेल को नहीं मिला है, दे दो। फिर काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क सबको दो, और इसके लिए जगह जगह पे नेशनल वर्कशॉप बनाई गई जिससे कि रोजगार मिल सके लोगों को। ये सारा का सारा सुधार फ्रांस में होता है। फिर और इससे पहले 1848 से पहले एक जगह और सिलेसिया पड़ती है, वहां भी विद्रोह हुआ। किस बात का, बुनकरों का। जो बुनकर होते थे कॉन्ट्रैक्टर उनके पैसे नहीं देते थे, और यहाँ पे तो पहले ही मैंने बताया महंगाई बढ़ रही है। ऐसे में क्या करेंगे, लोग कॉन्ट्रैक्टर के घर में घुस गए और उसको तो जान बचा के भागना पड़ा। वो वापस आता है, सेना को लेकर आता है, 11 जो वीवर्स होते हैं, जो बुनकर होते हैं, जुलाहे कह देते हैं जिन्हें, उनको गोली मार दी जाती है। कितने लोग खपाए गए हैं इस गदर में। फिर हम देखते हैं रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स कहाँ तक पहुंची। तो जो 1848 में जो फ्रांस में जब रिवोल्ट तीसरी चौथी बार, यानी 1789 में एक बार हुआ, फिर 1830 में हुआ और अब 1848 में, तब जाके 1848 में फ्रांस में राजा को हटा दिया गया था। और क्या बन गया था ये, रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, तो राजा कौन बनेगा, वो जिसे जनता चुनेगी। हेड ऑफ द स्टेट जिस भी कंट्री का चुना जाता है वो रिपब्लिक होता है। और किस पे, यूनिवर्सल मेल सफरेज, केवल मेल लिख रहा है, एडल्ट नहीं लिख रहा है, यानी कि महिलाओं को तो नहीं वोटिंग राइट मिले, लेकिन जितने भी मेल हैं वो सब चुनेंगे राजा को। इसको देखा देखी जर्मनी भी यही चाहेगा, इटली भी यही चाहेगा, पोलैंड चाहेगा, ऑस्ट्रिया हंगरी वाले ये भी तो चाहेंगे कि भैया इनको मिल गया हम भी लेके रहेंगे, और हमें 3 चीज बिल्कुल चाहिए। अरे संविधान दो हमें प्रेस की आज़ादी मिलनी चाहिए, हमें संगठन बनाने की आज़ादी मिलनी चाहिए। ये सब डिमांड इन देशों में बढ़ती रहती हैं। और 18 मई 1848 का वो दिन आ जाता है, बड़ा मजेदार दिन है। देखो जो राजनीतिक संगठन है, जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, वो डिसाइड करते हैं कि काम करते हैं, कुछ रिप्रेजेंटेटिव हम चुन लेते हैं, हम संविधान भी बना लेते हैं और उसे राजा को देंगे और बोलेंगे तू रूल कर, संविधान हमने बना ही लिया है। तो इसीलिए फ्रैंकफर्ट में ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज मिलती हैं और 831 लोगों को चुन भी लेती हैं। ठीक, कैसे चुनते हैं, कौन वोट करता है, तो प्रोफेशनल्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उसमें प्रोस्पेरस आर्टिसंस होते हैं, आर्टिसंस जो बर्तन वगैरह बनाने वाले जो कारीगर होते हैं, शिल्पी होते हैं, वो सब, ये सब मिलकर 831 लोगों को चुन लिया और सेंट पॉल नामक चर्च में मिल रहे हैं भाई 18 मई 1848 को। बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है। और राजा है फ्रेडरिक विल्हेम, वो बैठा बिस्तर पे अंगूर चबा रहा है अपने, ये उसके पास जा रहे कि महाराज हमने सारे काम कर लिए हैं, तो हमने तो प्रतिनिधि भी चुन लिए, रिप्रेजेंटेटिव भी, संविधान भी बना लिया, आपको बस रूल करना है, बट करना संविधान के अकॉर्डिंग है। राजा को क्या करना चाहिए था, राजा कहते भाई वाह थैंक यू मैं स्वीकार। राजा कह रहा है मेरा जूता लाओ निकाल के, मतलब मेरे होते हुए और तुम संविधान बना रहे हो, मुझे सिखाओगे। भाई उसने दूसरे राजा इकट्ठा करे जो इनके खिलाफ थे पूरी तरीके से, और इन्हीं में आपस में भी फूट पड़ जाती है। जो मजदूरों की मांग थी और जो कारीगरों की मांग थी वो मिडिल क्लास वाले पूरा एक्सेप्ट कर नहीं पाते हैं। राजा उन लोगों का सहारा लेता है जो कि इस विद्रोह के खिलाफ थे और पूरी की पूरी तरीके से संसद को भंग करना पड़ता है, इनको भगा दिया जाता है। और इसमें महिलाएं भी थी, महिलाएं उन दिनों पूरा का पूरा काम करती थी। आप देखोगे तो पॉलिटिकल पार्टीज में ज्वाइन भी करती थी, जुलूस भी निकालती थी, अखबारों में लेख भी निकल रहे हैं। लेकिन महिलाओं ने कहा कि भैया हम भी इस असेंबली में, हमें भी जगह दे दो। बोले काम कर तू यहीं खड़ी रहे, बस यहाँ से देखियो। भाई केवल इनको दर्शक दीर्घा में छोड़ दिया, ये बहुत ऐतिहासिक दृश्य माना जाता है। महिलाओं को अंदर तक नहीं घुसने दिया गया, इनको यहीं पे खड़ा रखा गया, राइट्स तो बहुत दूर की बात है।
तो भैया फिर 1848 के बाद क्या बदला? देखो 1848 में जो लिबरल मूवमेंट्स था उसको निश्चित रूप से दबा तो दिया गया, इसमें तो कोई संदेह नहीं रहा, लेकिन जो पहले वाला सिस्टम था वो भी कंजर्वेटिव वापस नहीं ला पाते हैं, वो रिस्टोर नहीं कर पाते हैं। सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में वही चेंज आने लगे हैं जो वेस्टर्न यूरोप में 1815 के बाद आए थे। और इसके क्या क्या वो चेंज थे, क्या क्या बदलाव किए गए, तो अगर आप देखो सर्फडम को खत्म कर दिया गया, बेंडेड लेबर मतलब बंधुआ मजदूरी एक तरीके से खत्म कर दी गई। कहां कहां खत्म कर दी गई? जो भी हैब्सबर्ग के डोमिनियन में यानी कि उसके अधिकार क्षेत्र में आता था, और रशिया में भी इसको खत्म कर दिया गया। हंगरी को जो है और ऑटोनॉमी दे दी गई, ठीक। लेकिन इसके बाद भी हंगरी में जो मैग्यार बोलने वाले थे फिर उन्होंने कब्जा कर लिया, वो एक अलग कहानी है, उसको कभी फिर देखेंगे। तो ये मैंने आपका यहां तक आज कवर कराया, जर्मनी कैसे और इटली का एकीकरण कैसे हुआ, और एकीकरण होने के बाद, यूनिफिकेशन होने के बाद किस तरह ये जो नेशनलिज्म जो देखने सुनने में इतना अच्छा लग रहा है किस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बदल जाता है, ये हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।